नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट जो फेज 9 का एग्जाम हुआ है 9 फरवरी 2022 को। इसमें पूछे गए जीके के क्वेश्चंस जो टोटल 25 सवाल है, एक्स्ट्रा फैक्ट से जानने वाले हैं। फेज 9 का एग्जाम आपके 9 फरवरी को 2 शिफ्ट में हुआ था, जिसमें एक आपके हायर सेकेंडरी लेवल का था, एक ग्रेजुएशन लेवल का था। ग्रेजुएशन लेवल के जो फेज 9 के एग्जाम 2022 में हुए हैं फरवरी और मार्च में, उनके 5 शिफ्ट के जो 125 क्वेश्चन जीके के पूछे गए हैं, प्रत्येक शिफ्ट का वीडियो डाला हुआ है, प्लेलिस्ट जाकर आप चेक कर सकते हो। ये जो क्वेश्चंस हैं हायर सेकेंडरी लेवल के हैं, वो कंटिन्यू कर रहे हैं जो आने वाले आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम और यहाँ पर आपके एनटीपीसी B2 एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। टीसीएस कंपनी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, तो इससे आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल है वो भी कवर हो जाएंगे। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक, सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट से जानने वाले हैं, तो ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल कवर करें। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, चाहे आप एससी की तैयारी करते हो, रेलवे की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए, नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए, टाइम मैनेजमेंट हो गया उसको बेहतर करने के लिए, स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना काफ़ी जरूरी हो जाता है। अभी टेक्स्ट बुक पर ऑफर के तहत आपको 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। मतलब जो 1 वर्ष का टेक्स्ट बुक पास था, अभी वो आपको 1.5 यानी 6 महीने की फ्री वैलिडिटी और मिल रही है। तो इस ऑफर का जरूर लाभ उठाइएगा। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अमेजन पे से आप ये बाई करते हो मॉक टेस्ट तो 10% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, तो ये डील आप ग्रैब कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित मॉक टेस्ट रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर बिना किसी देरी के हुए कंटिन्यू कर लेते हैं। देख लेते हैं 9 फरवरी 2022 में फेज 9 में जो 12th लेवल का पेपर हुआ उसमें जीके के सवाल क्या पूछे गए हैं। देखिएगा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं है। इस सवाल का आंसर सभी को पता होना चाहिए। ग्रीन हाउस गैस है वो है कौन सी, तो वाटर जलवाष्प आ जाती है इसके अंतर्गत, CO2 आ जाती है जो यहाँ पर विकल्प में है, मेथेन दे रखा विकल्प है, ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड जरूर है, नाइट्रोजन अकेले यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती है। तो ये प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेज हो जाएगी। नेक्स्ट वाला लिखते हैं यहाँ पर, G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए मई 2021 में किसने लंदन प्रस्थान किया है। मई 2021 में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए एस जयशंकर गए थे लंदन में। अब G7 समिट की बात करें तो नेक्स्ट आपके 2022 में ये जून में होने वाला G7 समिट जो 48वां G7 समिट है, ये कहाँ पर होगा, तो ये जर्मनी में होगा। इससे पहले 47वां G7 समिट है, ये 11 से 13 जून 2021 को इंग्लैंड में हो चुका है, कॉर्नवाल इंग्लैंड में। G7 का मतलब आपको यानी 7 देश है। इसमें 7 देश कौन से, अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकार की आर्थिक संगठन है जिसमें 7 IMF देश हैं जो दुनिया की उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं। इसमें आपकी कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, UK है और यहाँ पर USA है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो ये 7 देश हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और USA। और इसकी स्थापना है वो फ्रांस के द्वारा 1975 में की गई थी। शुरुआत में 6 थे देश जो G6 ग्रुप 6 के नाम से ये पहले जाना जाता था। और जो सबसे धनी राष्ट्र थे जिसमें आपके फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, USA, ये टोटल 6 देश थे। और 1976 में यहाँ पर बाद में कनाडा को ऐड किया गया। इस प्रकार ये हो गया G7 हो गया। तो 1975 में शुरुआत, 76 में कनाडा को शामिल किया गया और मंच का नाम बदलकर G7 किया गया। 1997 में इसमें रूस भी शामिल हुआ था तो फिर G8 हो गया, लेकिन बाद में 2014 में रूस निलंबित होने से G7 हो गया। तो रूस इस बार शामिल होकर निलंबित हो गया था। अगला सवाल है, श्रीलंका का सबसे बड़ा नदी बेसिन निम्नलिखित में से कौन सा है। श्रीलंका का सबसे बड़ा नदी बेसिन है वो दोस्तों है महावेली गंगा नदी है, इसका बेसिन है वो सबसे बड़ा है। और बात करूं भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सी नदी का है, गंगा बेसिन है देश का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। या फिर आपको पूछ रहे दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है वो गोदावरी का है, या फिर भारत का सेकंड सबसे बड़ा नदी बेसिन है वो गोदावरी का है। ओवरऑल वर्ल्ड में सबसे बड़ा नदी बेसिन है वो अमेजन बेसिन है। और श्रीलंका का आपको पूछा है तो महावली हो जाएगा, जो कि श्रीलंका की सबसे बड़ी लंबी नदी भी है, लंबाई इसकी 335 किलोमीटर है। अगला सवाल, कौन सा विटामिन है वो वृक्क यानी किडनी में बनता है। तो बात करूं विटामिन D3 की। विटामिन डी आपको पता है 2 टाइप का विटामिन D2 है और D3 है। D2 को बोला जाता है एर्गो कैल्सीफेरॉल और D3 को बोला जाता है कोले कैल्सीफेरॉल। तो यहाँ पर जो D3 है जिसे आप कोले कैल्सीफेरॉल बोलेंगे, ये जो जैविक रूप से सक्रिय रूप है वो किडनी के द्वारा निर्मित होता है, जैविक रूप रहता है। उसके बाद सक्रिय रूप है जो विटामिन डी है, सूर्य के प्रकाश से जो जैविक रूप है उसको फिर सक्रिय एक्टिव फॉर्म में है वो किडनी क्या करती है, निर्मित करती है। कह सकते हो किडनी में ये बनता है।
भगवान बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, यानी जो उनका निधन एक तरीके से कह सकते हो। भगवान बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण आप कहेंगे वो कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति है वो बोधगया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। पहले जो उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था, इस प्रकार वो जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई तो भगवान बुद्ध बन गए। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। तो ये सभी भगवान बुद्ध से जुड़े हुए स्थल हैं। सारनाथ हैं, बोधगया है, कुशीनगर है। इस प्रकार एग्जाम आता है कौन सा भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ स्थल नहीं, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी गौतम बुद्ध की बात करें तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। तो ये स्थान भी जुड़ा हुआ है। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और जो महापरिनिर्वाण है वो कुशीनगर में हुआ था 483 ईसा पूर्व में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और अन्य नाम इनका सिद्धार्थ गौतम है, ठीक है। पिता का नाम सुधोधन, माता का नाम माया देवी। बौद्ध धर्म के संस्थापक और प्रवर्तक हैं। भगवान महावीर की बात करें, जैसे गौतम भगवान बुद्ध हैं, इसी प्रकार भगवान जैन धर्म में महावीर हैं, फिर गुरु नानक देव हैं। ये सभी आपको पता होना चाहिए। इनका जन्म है, ज्ञान की प्राप्ति। तो भगवान महावीर का जन्म वैशाली के राज्य क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। उनका जो मोक्ष स्थान है वो पावापुरी जिला नालंदा बिहार में। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए हैं। अन्य नाम इनका वीर है, वर्तमान है। पिता का नाम राजा सिद्धार्थ है। बात करूँ यहाँ पर मैं गुरु नानक देव जी की, तो गुरु नानक जी का जन्म है वो राय भोई की तलवंडी स्थान है, ननकाना शाही पाकिस्तान में। 15 अप्रैल 1469 को जन्म हुआ है। और इनका जो यहाँ पर डेथ है वो करतारपुर, ये भी पाकिस्तान में जगह है, 22 सितंबर 1539 को। सिखों के ये प्रथम गुरु हैं गुरु नानक देव जी। भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है। भीमबेटका के शैलाश्रय है, ये शहर की बात करें तो भोपाल के पास है। भीमबेटका किस राज्य में है, तो ये दोस्तों हो जाएगा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज हुई है 1957-58 में। प्रख्यात जो पुरातत्वविद है वीएस वाकणकर के द्वारा ये जो गुफाएं हैं भीमबेटका की, उसकी खोज की गई है। ये पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल में आदि मानव के द्वारा बनाए गए शैल चित्र और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी इसे सम्मिलित किया गया है 2003 में। अगला सवाल नंबर 7, भुवनेश्वर में स्थित भगवान शिव को समर्पित जो लिंगराज मंदिर है वो किस राजवंश के शासनकाल में बनाया गया है। तो सोमवंशी डायनेस्टी है, उनके शासक हैं ययाति केसरी इनका नाम है। तो इन्होंने 11वीं शताब्दी में इस मंदिर को, लिंगराज मंदिर को, जो कि भुवनेश्वर में स्थित है, सोमवंशी राजवंश के शासक नाम है ययाति केसरी ने बनाया है। किस वास्तुकला में, तो कलिंगा आर्किटेक्चर में ये निर्माण किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जनवरी 2021 में पीएम मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती भारत पहल के तहत कितनी जो लाइट हाउस परियोजना है उसका शुभारंभ किया है। लाइट हाउस परियोजना का शुभारंभ है वो 6 राज्यों के 6 शहरों में। कहाँ पर, 6 राज्यों के 6 शहरों में वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती भारत जो GHTC इंडिया है, तो GHTC इंडिया के तहत जो लाइट हाउस यानी हल्के मकान से जुड़ी परियोजना की आधारशिला रखी थी। इसके तहत हर शहर में इस तरह के 1000 आवासों का निर्माण किया जाना है, जिसे 1 साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य भी है। महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला सत्याग्रह दिया है। महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला सत्याग्रह है वो किया था 1906 में। किसके विरुद्ध में, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध में महात्मा गांधी जी का ये पहला अहिंसात्मक सत्याग्रह रहा है। सितंबर 1906 में स्थानीय भारतीयों के खिलाफ गठित ट्रांसवाल एशियाटिक अध्यादेश के विरोध में ये आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी जी की बात हुई तो आपको पता होना चाहिए दक्षिण अफ्रीका में ये हुआ। तो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे गांधी जी, 9 जनवरी 1915 को लौटे हैं। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और गांधी जी चंपारण कब आए थे, 1917 में महात्मा गांधी जी चंपारण आए थे 10 अप्रैल 1917 को, जहां पर इनवाइट किया था महात्मा गांधी जी को चंपारण आंदोलन के लिए, वो राजकुमार शुक्ला ने किया था। ये सभी सवाल आ चुके हैं इनफैक्ट से। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश के द्वारा किसानों पर जो जबरदस्ती नील की खेती के विरोध में बिहार के चंपारण जिले में ये हुआ था सन 1917 में। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से भारत सरकार द्वारा 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को भविष्य में उनकी ब्याज आय में गिरावट से बचाने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है। तो LIC के द्वारा 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्ग हैं
उनको जो भविष्य में इंटरेस्ट रेट कम हो रही है, एफडी वगैरह हैं, इन सभी की इंटरेस्ट रेट अभी आप देख पा रहे हो, पहले 6 हुआ करती थी, अभी कुछ 4.5 है या फिर 5 इस प्रकार परसेंटेज रह गई है। तो ये धीरे धीरे ब्याज दर कम हो रही है, तो इस ब्याज आय में गिरावट से बचाने के लिए यानी फिक्स इंटरेस्ट रेट है उससे ज़्यादा ही मिले योजना है वो दोस्तों, उसका नाम आपको पूछा है, तो ये हो जाएगी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है। इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को उनके द्वारा निवेशित राशि पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 8% का इंटरेस्ट है वो 10 वर्षों तक क्या है, तो 10 वर्षों तक इनको ये फिक्स है, कुछ भी हो जाए ये इंटरेस्ट उनको मिलता रहेगा। ये ज़रूर याद रखने का, कितना परसेंटेज इंटरेस्ट है, 8% का। योजना की शुरुआत है 4 मई 2017 को ही है और 60 वर्ष से अधिक के जो सीनियर सिटीजन है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। LIC के माध्यम से ये संचालित है। न्यूनतम इसमें 1.5 लाख, अधिकतम 15 लाख रुपए इसमें डायरेक्टली एक स्कीम में निवेश किया जा सकता है, तो 1.5 से 15 लाख इसकी लिमिट है। अब अन्य विकल्प में आपको अटल पेंशन योजना भी था, सुरक्षा बीमा योजना भी था। अटल पेंशन योजना है, ये भी 60 वर्ष की उम्र के बाद कम से कम 1,000 रुपये और अधिकतम 5,000 रुपये मासिक पेंशन मिल सकती है। 60 वर्ष की उम्र हो जाती है। उससे पहले यदि आपने निवेश किया है तो कब निवेश किया है, 18 से 40 साल के बीच में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो पेंशन पाने के लिए 20 साल लगेंगे। फिर आपको 60 वर्ष की आयु में 1,000 रुपये मिनिमम, जो आपका इन्वेस्टमेंट है उस पर डिपेंड करता है आपको कितना मिलेगा, अधिकतम 5,000 रुपये यहाँ पर मासिक पेंशन मिल जाएगी। योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को कोलकाता से PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। बात करूँ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की, तो ये 2015 में है, कोलकाता में लॉन्च हुई है। साधारण दुर्घटना बीमा योजना, सुरक्षा बीमा यानी दुर्घटना बीमा है। इसमें सवाल आता है कितने लाख रुपए तक का यहाँ पर बीमा कवर होता है, तो इसमें दुर्घटना से मृत्यु या फिर स्थायी अपंगता हो जाती है तो 2 लाख रुपए बीमा कवर। आंशिक अपंगता के केस में 1 लाख रुपए यहाँ पर लाभार्थी को मिलने वाले हैं। आयु सीमा 18 से 70 वर्ष के भीतर है। इसमें सालाना प्रीमियम एग्जाम में पूछा जाता है, 12 रुपये आपको प्रीमियम देना पड़ता है। अगला सवाल यहाँ पर महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। सत्याग्रह आश्रम, अब गांधी जी के आश्रम से एग्जाम NTPC में सवाल आया था, निम्नलिखित में इसमें कौन सा गांधी जी का आश्रम नहीं है। सत्याग्रह आश्रम है, जैसे आप बोल सकते हो साबरमती आश्रम है, ये कहा जाता है। और साबरमती, इसे कोचरब आश्रम भी आप कह सकते हो। और टोलस्टॉय आश्रम है, ये भी आश्रम महात्मा गांधी जी का है। सेवाग्राम आश्रम भी महात्मा गांधी जी का है। तो गांधी जी के द्वारा जो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में हुई थी, ये अहमदाबाद के समीप जो कोचरब स्थान है वहीं पर है, तो इसे आप कोचरब आश्रम कह सकते हो, जो सत्याग्रह आश्रम है। बाद में ये जो आश्रम है कोचरब नामक स्थान पर हुआ था, लेकिन 1917 में ये आश्रम साबरमती नदी के किनारे वर्तमान स्थान है, यहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया था। तब से साबरमती आश्रम इसे कहलाने लगे। 1917 में साबरमती आश्रम कह सकते हो। और बाकी बात करूं, जो अन्य आश्रम में टोलस्टॉय आश्रम है, टोलस्टॉय फॉर्म है, ये कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में है। वहाँ पर ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया प्रथम आश्रम है। ठीक है, 1910 में इसकी शुरुआत की गई है। और आश्रम का नाम है, वो जो रूसी लेखक है नाम है लियो टोल्स्टॉय, इनके नाम पर रखा गया है। तो उनकी एक बुक से प्रभावित हुए थे गांधी जी। 1894 में उनकी पुस्तक का नाम है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू है। ये गांधी जी के अहिंसा के दर्शन को बहुत प्रभावित किया है। और सेवाग्राम आश्रम है, ये भी महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित है, गांधी जी से संबंधित आश्रम है, जहाँ पर अंतिम दिनों में गांधी जी रहे थे 1936 से 1948 से। और अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, किसे मिशेल ली के साथ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। तो बिलीव इन स्पोर्ट, इस अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। एक तो मिशेल ली को किया है, सेकेंड यहाँ पर PV सिंधु को किया है। तो ये जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने घोषणा की कि भारत की शटलर PV सिंधु और कनाडा की मिशेल ली है, इनको प्रतियोगिता में हेरफेर जो होती है उसको रोकने के उद्देश्य से एम्बेसडर नियुक्त किया है IOC के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के तहत। नेक्स्ट वन यहाँ पर 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग निम्न में से किस राज्य या फिर UT में साक्षरता दर सबसे अधिक है। राज्य की बात करें 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे अधिक साक्षरता है वो केरल की है, जो कि 94% है। सबसे कम बिहार की है, लेकिन इन विकल्प के अकॉर्डिंग लक्षद्वीप की हो जाएगी। भारत की जो साक्षरता है वो 74.04% है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग, जिसमें पुरुष साक्षरता है 82, महिला है 65। अब आप राज्यवार या फिर UT वाइज देखेंगे तो सबसे अधिक केरल की, उसके बाद लक्षद्वीप की है 92.28% जो आपको विकल्प में है, फिर मिजोरम की है, त्रिपुरा की है, सबसे निचले पायदान पर बिहार है, उससे निचले हैं अरुणाचल प्रदेश है। इस प्रकार ये आप देख सकते हो। वन्यजीव सप्ताह भारत में जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसे किस महीने में मनाया जाता है। वन्यजीव सप्ताह है अक्टूबर महीने में। कब, अक्टूबर महीने में 2 से 8 अक्टूबर तक ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष भारत में।
वन्यजीव सप्ताह की बात आई तो आपको पता होना चाहिए भारतीय वन अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1927 में वन अधिनियम है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है 1972 में। वायु प्रदूषण अधिनियम है 1981 में। जल प्रदूषण अधिनियम है 1974 में। ये सभी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा, इनसे काफ़ी बार एग्जाम में सवाल आता है। इस आर्टिकल से भी आता है, जब वन वन्यजीव पर्यावरण की बात आई तो ये आर्टिकल 48A भी आपको पता होना चाहिए। राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार और देश के वन और वन्यजीव की रक्षा करने का प्रयास करेगा, आर्टिकल 48A में वर्णित है, जो कि 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के जरिए 48A को जोड़ा गया है। वन्यजीव और वन ये दोनों ही संविधान का जो 42वां अमेंडमेंट हुआ 1976 उसमें उसके द्वारा 7वीं शेड्यूल में जो समवर्ती सूची है उसमें रखा गया है। 7वीं अनुसूची के जो समवर्ती सूची में ये वन और वन्यजीव। प्राकृतिक निकायों के संग्रह के रूप में मृदा के अध्ययन हेतु एक एकीकृत दृष्टिकोण है, तो मृदा का अध्ययन है वो हो जाएगा पेडोलॉजी है। प्राकृतिक निकाय के संग्रह के रूप में मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी है। फिनोलॉजी है, जो बार बार चक्रीय जो मौसमी प्राकृतिक घटना है उसका अध्ययन है। और सिस्मोलॉजी है, जो भूकंप आप विज्ञान कह सकते हो। कार्टोग्राफी है, जो चार्ट वगैरह बनाते हैं, भौगोलिक क्षेत्र का ग्राफिक समतल पर जो निरूपण किया जाता है, नक्शा वगैरह, मैप वगैरह। भारतीय संविधान के अनुसार कौन राज्यसभा के पदेन सभापति? इजी सवाल। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति। रीडिजाइन द वर्ल्ड ए ग्लोबल कॉल टू एक्शन बुक्स के ऑथर हैं सैम पित्रोदा, याद रखिएगा, रीडिजाइन द वर्ल्ड सैम पित्रोदा के द्वारा लिखित है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा कौन सा अवार्ड है वो मार्च 2021 में जो व्यास अवार्ड है वो किसे दिया गया है? तो मार्च 2021 में 2020 का व्यास सम्मान दिया गया है, वो किसे मिला है? तो वो दोस्तों प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया है 24 मार्च 2021 को के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। उनका उपन्यास है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। इस हेतु इस रचना के लिए वर्ष 2020 का ये प्रतिष्ठित 30वां व्यास सम्मान है, ये दिया गया है शरद पगारे को। और उसके बाद 31वां व्यास सम्मान 2021 का व्यास सम्मान है असगर वजाहत को दिया गया उनके नाटक महाबली के लिए। अब के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 3 प्रमुख अवार्ड दिए जाते हैं, व्यास सम्मान है, बिहारी पुरस्कार है और आपके सरस्वती सम्मान है। तो जिसमें से मैं बात करूं, के बिरला फाउंडेशन की स्थापना तो 1991 में हुई है। तो सरस्वती सम्मान 2020 में किसे दिया गया है? तो लिम्बाले को दिया गया है, कि शरण कुमार लिम्बाले को, जो उनकी रचना है सनातन हेतु, ये जो सरस्वती सम्मान 2020 दिया गया है। और बाकी प्रोफेसर रामदर्श मिश्रा को उनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान 2021 दिया गया है। बिहारी पुरस्कार 2021 है वो मधु कांकरिया को दिया गया, उनके उपन्यास हम यहाँ हैं। 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया था। नेक्स्ट वन यहाँ पर केवल जलमग्न वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न ध्वनियाँ प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण है वो क्या कहलाता है? तो सोनार की बात हो रही है, जो कि जल के नीचे है, कोई ऑब्जेक्ट है उसकी स्थिति देखना है, उसकी ध्वनि को मेजर करना, तो ये सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है, साउंड के माध्यम से। तो ये अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग किया जाता है इस उपकरण में, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। मानो नहीं सुन सकता 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी, और सोनार में ये यूज होती है। उपयोग है वो पराध्वनि तरंगों के इस्तेमाल से जल में स्थित जो पिंड की दिशा है, दूरी है, वेग है, वो पता चल जाता है। जब उनसे टकराकर वापस आती है ये पराध्वनि तरंगें तो किस स्पीड से आई है, कैसे आई, उसको मेजर किया जाता है। और बाकी आकाश में है, मेजर करने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है, कोई ऑब्जेक्ट की वेग वगैरह कहाँ पर है। पंथी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पंथी लोक नृत्य है छत्तीसगढ़ की, ठीक है। पंथी लोक नृत्य है छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय का प्रमुख नृत्य हो जाएगा। तो पंथी लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का सतनामी समुदाय है। और गुरु घासीदास के जन्म दिवस के अवसर पर यह नृत्य विशेष महत्व रखता है, तो उनके चरित्र का गायन इसमें किया जाता है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख नृत्य में पंथी के अलावा कक्षार है, मुरिया है, सुआ डांस है, रावत नृत्य है, डोम कच नृत्य है, ये सभी सरहुल नृत्य भी छत्तीसगढ़ का है। नेक्स्ट वाला, आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार है वो अश्वी जम के कृष्ण पक्ष के तीसरे दिन मनाया जाता है? तो ये दोस्तों हो जाएगा अटला टड्डी। जिस प्रकार उत्तर भारत में करवा चौथ रहता है ना, कृष्ण जो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर, उसी प्रकार ये इस तरह का त्यौहार है अटला टड्डी है, जो कि आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का है। अप्रैल 2021 में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था?
अप्रैल 2021 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में तो नियुक्त हुए थे प्रफुल्ल चंद्र पंत हुए थे 25 अप्रैल 2021 को। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है तो श्री जस्टिस AK मिश्र अरुण कुमार मिश्र हैं, 2 जून 2021 से कंटिन्यू हैं। और जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है NHRC हैं, इसमें प्रमुख सदस्य है तो 5 होते हैं, अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य हैं। इस प्रकार अध्यक्ष कौन होगा, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहा हो वो अध्यक्ष हो सकता है NHRC का। एक सदस्य जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, जो 4 सदस्य हैं ना उनमें से एक सदस्य जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या फिर एक सदस्य जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो उनमें से होगा। 3 सदस्य जिनमें से कम एक ऐसी महिला भी होगी 3 सदस्य में से, जिसे उन लोगों के बीच से नियुक्त किया जाएगा जिनके पास मानव अधिकार से संबंधित मामलों का ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव है। और जो NHRC है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को वेतन और भत्ते प्राप्त करने की पात्रता होती है। संसद के दोनों सदन जो राज्यसभा और लोकसभा है उनके सदस्यों को वेतन और भत्ते प्राप्त करने की जो पात्रता है, जो हकदारी एक उनकी बनती है वो आर्टिकल 106 के तहत है, जिसमें बताया गया है कि संसद के प्रत्येक सदन के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते जिन्हें संसद समय समय पर विधि के द्वारा निर्धारित करे प्राप्त करने के हकदार होंगे आर्टिकल 106 के तहत। अगला सवाल है, किस शब्द का अर्थ है कि भारत में देश का सर्वोच्च पद जो हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया है एक निर्वाचित व्यक्ति होगा। जो हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया यानी राष्ट्रपति है भारत के लिए, देश के जो सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है, एक निर्वाचित व्यक्ति होगा। जो राष्ट्रपति वो निर्वाचित व्यक्ति है और एक निश्चित अवधि के लिए पद धारण करेगा। तो ये इस कौन सा शब्द बताता है, तो जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया है ना, इसी का मतलब ये हो जाता है कि जो भारत में देश का सर्वोच्च पद है वो एक निर्वाचित व्यक्ति होगा, यानी अब व्यक्तियों के द्वारा चुना हुआ एक निर्वाचित होगा और निश्चित अवधि के लिए होगा। अगला सवाल यहाँ पर, गुरुडोंगमर झील है वो किस राज्य में है, तो गुरुडोंगमर झील है सिक्किम की। सिक्किम के अन्य झीलों में सोमगो झील है, मैनमेचो झील है, कार्तिक झील है, ग्रीन लेक है, खेचोपलरी झील है, समिति लेक है। ये सभी सिक्किम की प्रमुख झीलें हैं, जिसमें गुरुडोंगमर भी एक झील है, ये सिक्किम की हो जाएगी। तो इस प्रकार आपने देखे इससे पे पूछे गए 25 सवाल हैं जो कि 9 फरवरी 2022 को हुई थी। ये 12th लेवल वाला जो पेपर हुआ है फेज 9 का, इसमें पूछे गए। बाकी ग्रेजुएशन लेवल का ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। PDF फाइल भी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, तो इसकी PDF फाइल ऑल शिफ्ट की एक साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।